नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी को इंक्रीज करने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे, यूक्रेन वार से संबंधित। इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन कल होली थी, वैसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए भी नहीं, तो ये हिंदू का ही थोड़ा कम इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसे हम शामिल कर लेंगे। लेकिन तीसरा जो आर्टिकल है वो टीबी से संबंधित है। टीबी का जो इम्पैक्ट है वो महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। कोट है ये छोटा सा, अननोन के द्वारा कहा गया, स्मॉल हैंड्स कैन हैंडल ए पेन बेटर। जो छोटे छोटे हाथ हैं वो पेन को देखो ज़्यादा अच्छे ढंग से पकड़ सकते हैं। तो आप अपनी सपोर्ट दीजिए चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए। चाइल्ड लेबर से संबंधित कुछ लिखना हो तो ये कोट इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन है, एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। आपको इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की जो रिक्वायरमेंट है उसे एनालाइज करना है और ये भी बताना है क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इस संदर्भ में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की ऑयल स्टोर करने की स्टोरेज कैपेसिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब से यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ ना, ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से बढ़ गए। तो कई सारे देशों ने क्या किया, एक तो देखो जो ऑयल उन्होंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा था ना उसे रिलीज कर दिया ताकि ऑयल की सप्लाई पर किसी प्रकार का असर ना पड़े और ऑयल के दाम एकदम से ना बढ़े। इसके साथ साथ कई सारे देशों ने ऑयल की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी ना उसे भी इंक्रीज कर दिया। मकसद सेम, सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। हमारे देश में भी ऑयल को स्टोर करने की स्टोरेज कैपेसिटी तो देखो है, बहुत कम है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है। ये ऑयल को स्टोर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश करती है। हमारे देश में ऑयल को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो अभी फिलहाल है 5.33 मिलियन टन। 1.33 मिलियन टन की ऑयल को स्टोर करने की फैसिलिटी है विशाखापट्टनम में। 1.5 मिलियन टन को ऑयल स्टोर करने की फैसिलिटी है मंगलुरु में। और इसके साथ साथ पादूर में भी 2.5 मिलियन टन ऑयल को स्टोर करने की फैसिलिटी है। ये देखो 5.33 मिलियन टन की ऑयल को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना, इसे इस्टेब्लिश किया गया फेज 1 में। अभी फेज 2 का काम चल रहा है। फेज 2 के अंतर्गत 4 मिलियन टन ऑयल को स्टोर करने की फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जा रही है चांदीखोल में और 2.5 मिलियन टन ऑयल को स्टोर करने की फैसिलिटी है पादूर में। लेकिन देखो ये सेकेंड फेज का जो काम है ना अभी रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि लैंड चाहिए, लैंड नहीं मिल पा रहे हैं। लैंड ना मिल पाने की वजह से काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और एक बार लैंड मिल गया तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इस्टेब्लिश करने में कम से कम 6 साल का समय लगेगा। ये देखो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना ऑयल को स्टोर करने के लिए, ये बहुत काम आते हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम एकदम से बढ़ गए तो यहाँ से ऑयल रिलीज कर दो ताकि सप्लाई प्रभावित ना हो, जैसे अभी काफ़ी सारे देश कर रहे हैं। इंडिया नहीं कर रहा है। इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से अभी इंडिया ऑयल क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? क्योंकि ये खाली पड़े हैं। फर्स्ट फेज में जो ये इस्टेब्लिश हुए थे ना ये भी खाली पड़े हैं, क्योंकि पिछले साल यूएस और जापान के कहने पर हमने यहाँ से ऑयल रिलीज कर दिया था। तो ऑयल होगा तभी तो आप रिलीज करोगे ना। तो फायदे की हम बात कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी अगर ज़्यादा होती है तो फायदे ये होते हैं, जब देखो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम काफ़ी कम हैं तब आप सस्ते में ऑयल परचेज करके यहाँ पे स्टोर कर दो ताकि ऑयल महंगा हो तब यहाँ का ऑयल जो सस्ते में आपने खरीदा था वो काम आ जाए। और वैसे भी देखो, जैसे मान लीजिए अभी इंडिया यहाँ से ऑयल परचेज करता है इन सभी रीजन से, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। कल को कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि इंडिया का मेजर जो ऑयल आता है वो आता है वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया में किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी आ गई तो फिर इंडिया को तो ऑयल मिलेगा ही नहीं या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अगर ऑयल है ना तो वो काम आ सकता है। जैसे देखो हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज में
छोटी छोटी जो सेविंग्स करती हैं, खास करके मदर्स, वो सेविंग्स बहुत काम आती हैं जब कोई इमरजेंसी अर्जेंसी आ जाती है फैमिली में। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना, उसी प्रकार से काम आएंगे जब किसी प्रकार की कोई अर्जेंसी आ जाती है। और पैसों की बचत तो होगी ही, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि आप सस्ते में ऑयल परचेज करके यहाँ पे स्टोर करोगे तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऑयल के दाम बढ़ भी गए तो देखो कितने की सेविंग होगी। एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि इंडिया ने जो ऑयल स्टोर करके रखा था ना इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में, वो परचेज किया था 2020 के अप्रैल मई में, जब कोरोना आया था और दाम ऑयल के बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और रिलीज तो पिछले साल के अंत में किया है। तो 5,000 करोड़ रुपए इंडिया ने बचाए हैं, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा। अभी अगर देखो बात करें कि इंडिया कितने दिनों की रिक्वायरमेंट का ऑयल स्टोर करके रख सकता है, देखो जो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से सिर्फ 9 दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है अगर वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फुल हो तो। अभी तो खाली पड़े हैं। अगर ये दूसरा फेज कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर एक्स्ट्रा 12 दिनों की रिक्वायरमेंट को इंडिया पूरा कर सकेगा। और वैसे जो ऑयल कंपनीज हैं उनके पास भी थोड़ी थोड़ी तो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सबकी अगर मिला दें तो 64 दिनों की रिक्वायरमेंट का ऑयल जो है वो इंडिया स्टोर करके रख सकता है। तो 64 प्लस में 9 प्लस में 12, 64 ऑयल कंपनीज की स्टोरेज कैपेसिटी, 9 पहले फेज के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और 12 सेकेंड फेज के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिन पर अभी काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि लैंड नहीं मिला है। लेकिन राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी इंडिया ना इस चीज में काफी पीछे है। डेवलप कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। तो हमें भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की जो कैपेसिटी है ना, उसे इंक्रीज करना चाहिए। सरकार ना सेकंड फेज का इंतजार ना करे कि हाँ सेकंड फेज ही खत्म होगा जब तीसरा फेज स्टार्ट करेंगे। अरे भैया सेकंड फेज अटका हुआ है, वो जब स्टार्ट होगा लैंड मिल जाएगा तब काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आप तीसरा फेज भी स्टार्ट कर दो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इस्टेब्लिश करने का, यानी नई जगह पे स्टोरेज कैपेसिटी आप इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दो। और इसके साथ साथ देखो हम देखो 85% तो जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं और 50% से ज़्यादा गैस हम इंपोर्ट करते हैं। तो गैस को स्टोर करने की कैपेसिटी भी अभी हमें डेवलप करनी चाहिए। जैसे देखो जो ड्राई ऑयल फील्ड हैं, जहां पे किसी समय में ऑयल मिल रहा था लेकिन अभी नहीं मिल रहा, वहां पे गैस को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके साथ साथ देखो 2 और चीज़ों पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए। एक तो देखो वो देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ना, वो कई बार अपनी मनमानी करते हैं। वो जानबूझ के कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ताकि ऑयल की कम सप्लाई हो और महंगा बिके ऑयल। तो ये बात सबसे गलत है। दूसरी चीज़, जो दूसरे देश हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है, वो भी ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो इन देशों के साथ मिलके इंडिया को ओपेक कंट्रीज से और दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से अच्छे से नेगोशिएट करना चाहिए, उनसे बेटर टर्म्स हासिल करने के लिए ऑयल परचेज से संबंधित कि वो ज़्यादा क्रेडिट लिमिट दें और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि बार बार, ताकि देखो जो ऑयल प्राइसेस है ना वो इतने ज़्यादा वोलेटाइल ना रहें। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया की ऑयल स्टोर करने की स्टोरेज कैपेसिटी से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल यूक्रेन वार से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर ये बोलते हैं, देखो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ना एक जर्मन न्यूज़पेपर से बात करते हुए ये बोला कि हम नाटो की मेंबरशिप के लिए ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे, हम घुटनों पे बैठ के नाटो की मेंबरशिप की भीख नहीं मांगेंगे। ये बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जर्मनी के एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईस्टर्न रीजन जहां पे यूक्रेन के सेपरेटिस्ट का कब्जा है, जिसे अब अलग से इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पर रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है, डोनबास के रीजन के स्टेटस पर बात करने के लिए यूक्रेन तैयार है, ऐसा भी उन्होंने एक जर्मन न्यूज़पेपर को कहा। देखो पुतिन की यही तो 2-3 कंडीशंस हैं कि एक तो नाटो की मेंबरशिप ना ले, यूक्रेन न्यूट्रल रहे, और दूसरा डोनबास जो रीजन है जिस पर सेपरेटिस्ट का कब्जा है उसको यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पर रिकॉग्नाइज करे। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, जब जेलेंस्की ने सीधे सीधे तौर पर यह बात की है कि वो रशिया के साथ इन चीज़ों को लेकर नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, उन्होंने ये भी बोला कि डोनबास के स्टेटस को लेकर वो सीधा पुतिन से बात करेंगे, तो फिर आखिरकार उनके इस प्रपोजल को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? बाइडेन चुप है जेलेंस्की के इस प्रपोजल को लेके, फ्रांस और जर्मनी
जिन्होंने काफ़ी नेगोशिएशंस की हैं रशिया के साथ यूक्रेन में वार को रोकने के लिए, वो भी जेलेंस्की के इस ऑफर को क्यों नहीं सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो वार रोकने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जेलेंस्की की बात सुन के कहा कि हाँ, होप जगी है, अब देखते हैं कि इससे क्या आउटकम निकलती है। लेकिन जब उन्होंने सीधा सीधा प्रेस में ये बोला है कि हाँ, नाटो की मेंबरशिप वो नहीं लेंगे और डोनबास के स्टेटस पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वही क्वेश्चन आता है, क्यों नहीं इन इश्यूज को लेकर सीरियस बातचीत हो रही है। क्या इसके लिए पुतिन जिम्मेदार हैं? क्या पुतिन की सोच कुछ अलग है कि वो यूएसएसआर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो 90 से पहले था, डिसइंटीग्रेशन से पहले था? क्या वो यूक्रेन का कोई और रीजन लेना चाहते हैं? क्या वो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं? देखो, एक बात तो साफ है, आज के समय में ना वेस्ट ये चाहता है कि रशिया कमजोर हो जाए। उनको पता है यूक्रेन लंबे समय तक टिक नहीं सकता, रशिया के खिलाफ वो जंग नहीं जीत सकता। लेकिन वेस्ट को यह भी पता है रशिया जितना दिन युद्ध में रहेगा ना, उतना ही वो कमजोर होता जाएगा। युद्ध में आपको पता है कितना खर्चा आता है। अफगानिस्तान में यूएस से कितने साल रहा? 20 साल, और इससे यूएसए की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा। और रशिया की तो इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी के सामने कहीं नहीं ठहरती। तो रशिया तो फुल फ्लैज वार लड़ रहा है। जितना दिन ये वार चलेगा, रशिया उतना ही कमजोर होता जाएगा। यानी वार के ज्यादा चलने में ना वेस्ट का फायदा है। लेकिन रशिया को यह समझना पड़ेगा कि देखो, आप कितने दिन ऑक्युपाई कर पाओगे यूक्रेन को? सत्ता भी परिवर्तन कर देते हो तो भी आप उसको अपहोल्ड नहीं कर पाओगे फोर्स की सहायता से। लोगों की जो ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप यहां पर रहते हो जितने ज्यादा दिन, तो उतने ही दिन आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इवन सत्ता भी परिवर्तन हो गई तो इंसर्जेंसी रहेगी जैसे अफगानिस्तान में थी, और आप पर दिन प्रतिदिन जो लॉसेस हैं, जान का भी माल का भी होता रहेगा, आप कमजोर होते रहोगे। यह बात रशिया को समझने की आवश्यकता है। यूक्रेन में रेसिस्टेंस नहीं खत्म होने वाला है, और रशिया देखो जितना कमजोर होगा, लोगों के ऊपर जो अभी दबाव पड़ रहा है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से, महंगाई वहां पे बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में लोग भी ना पुतिन से दुखी होते जाएंगे धीरे धीरे, और वहां पे कू भी हो सकता है। पुतिन के साथ जो लोग हैं ना, वो इसलिए हैं क्योंकि पुतिन को लोग अभी मानते हैं। लेकिन अगर लोग जब हार्डशिप्स फेल करेंगे ना, तो पुतिन की पॉपुलैरिटी जो है वो भी कम होती जाएगी। ऐसी सिचुएशन में पुतिन के आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी पुतिन का साथ छोड़ने लगेंगे, और कू हो सकता है क्रेमलिन में, मतलब रशिया में। और यूएस तो देखो हमेशा से चाहता है कि रशिया जो है वो एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बन जाए जैसे यूएसए है। अभी रशिया में हालात इतने नहीं बिगड़े हैं, लेकिन अब देखो, आप सोच के देखिए, जिन रशियन सोल्जर्स की यूक्रेन वार में डेथ हो रही है, अब उनकी डेड बॉडीज जब जाएंगी रशिया में, उन सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स, मदर, सिस्टर्स जब प्रोटेस्ट करेंगे, तो उस प्रोटेस्ट को कौन दबा सकता है? किसकी हिम्मत है कि जो सोल्जर्स एक्शन में मारे गए हैं युद्ध में, उनकी मदर्स और सिस्टर्स को अरेस्ट करें? किसकी ऐसी हिम्मत होती है? तो बात वही है, धीरे धीरे रशिया में भी लोगों की जो नाराजगी है वो बढ़ेगी। लेकिन देखो, युद्ध के स्टार्ट होने में ना गलती कहीं ना कहीं जेलेंस्की की भी है। अभी वो पूरी दुनिया में हीरो बने हुए हैं, बट युद्ध की सिचुएशन में लोगों को मोबिलाइज करना, देशभक्ति की भावना भरना, ये देखो इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो युद्ध को रोक पाते, इतना प्रॉपर्टी का, इतना जान का यूक्रेन में नुकसान हुआ है, इसको रोक पाते, तब वो असली स्टेट्समैन कहलाते। उनकी भी गलती है। 2014 में क्रीमिया के एनेक्शन के बाद, क्रीमिया पर जब रूस का कब्जा हुआ था ना, उसके बाद मिन्स्क अकॉर्ड साइन हुए थे, मिन्स्क अकॉर्ड 1, मिन्स्क अकॉर्ड 2, लेकिन उसका भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया यूक्रेन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि रशिया जो है वो अटैक नहीं करेगा हमारे ऊपर किसी भी कीमत पर, लेकिन रशिया ने अनएक्सपेक्टेडली अटैक कर दिया। देखो, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी नहीं था। यूएसए तो बार बार डेली बोल रहे थे एक ही बात, बाइडन डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलते थे कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर, रशिया अटैक करेगा, रशिया अटैक करेगा। लेकिन उन्होंने इन सभी वार्निंग्स को हल्के में लिया, जिसकी यूक्रेन आज इतनी भारी कीमत चुका रहा है। वैसे भी देखो, उनको पता था नाटो की मेंबरशिप जो है वो नियर फ्यूचर में नहीं मिलने वाली है, और यूएसए ने पहले ही साफ कर दिया था कि युद्ध हुआ तो हम बीच में आने वाले नहीं हैं। तो स्टेट्समैन की तरह उन्हें रशिया से बात कर लेनी चाहिए थी। अब वो मानने को तैयार है कि हम नाटो की मेंबरशिप नहीं लेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, डोनबास के
स्टेटस पर भी वो बात करने को तैयार हैं। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है, इतनी भारी तबाही के बाद ये बात वो पहले ही कर लेते युद्ध स्टार्ट होने से पहले। इसके बाद आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट। यहां पर देखो चाइना और इंडिया का क्या स्टैंड है। देखो चाइना के ना वेस्ट के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ काफी गहरे ट्रेड रिलेशंस हैं। जितना चाइना का रशिया के साथ ट्रेड होता है ना, वो सिर्फ 1/10 भी नहीं है जितना उसका वेस्ट के साथ ट्रेड होता है। तो एक लेवल के बाद तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि रशिया का ये युद्ध जो है वो लंबा चले। लेकिन चाइना देखो ये भी नहीं चाहेगा कि रशिया में कू हो जाए, पुतिन सत्ता से हट जाए और वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए। चाइना के एक साइड डेमोक्रेसी है इंडिया में और दूसरी साइड रशिया में भी डेमोक्रेसी आ गई तो फिर चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इसलिए चाइना ये चाहता है युद्ध खत्म हो जाए, कहीं ना कोई इसका सॉल्यूशन निकले। इसके बाद बात करें इंडिया की। इंडिया ने तो आपको पता है जैसे एब्सटेन किया, यानी रशिया के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था ना उसके पक्ष में वोट दिया, ना खिलाफ, वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हालांकि देखो राइटर ये बोलते हैं जो इंडिया ने किया वो सही था क्योंकि यूएसए के साथ हमारे बेहतर रिलेशंस हैं और रशिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है। लेकिन इंडिया ने जो उसमें नोट जारी किया था ना उसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग हो सकती थी कि यूक्रेन में इतने सिविलियंस की डेथ जा रही है वो नहीं जानी चाहिए और अंधाधुंध जो सिविलियन सेटलमेंट्स के ऊपर बोम्बार्डमेंट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो इंडिया कर सकता था, लेकिन इंडिया ने जो नोट जारी किया, इंडिया के वर्ड्स काफी ढीले थे। इंडिया सिर्फ इस एस्पेक्ट को हाईलाइट कर सकता था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए वार की सिचुएशन में। और इंडिया यह भी बोल सकता था कि युद्ध के रिटोरिक में बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करना यह भी गलत है। हीट ऑफ द वार में देखो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी देखो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में इंडिया हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल लीडर रहा है। लेकिन एक बात यह भी है, अभी जो कुछ सामने आ रहा है ना मीडिया में, वो वेस्टर्न कंट्रीज का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ये फोग ऑफ वार है, मतलब सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो इंडिया को सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए, जो भी हो सोच समझ के अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। देखो इंटरनेशनल ऑर्डर में ना एक चीज साफ है, एग्रेसर के विक्टिम्स और जो विक्टिम कंट्री है, फॉर एग्जांपल इस केस में यूक्रेन है, दोनों के जो विक्टिम्स है ना सेम नहीं हो सकते। रशिया और यूक्रेन के विक्टिम्स को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध जो है वो रशिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इंडिया को कल को अगर क्रिटिसाइज करना हो तो कोई जरूरी नहीं इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज करे। इंडिया इशू वाइज स्टैंड जरूर ले सकता है, जैसे कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिना रशिया को जिम्मेदार ठहराए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूक्रेन वार से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो एक छोटा सा आर्टिकल है टीबी की महिलाओं के ऊपर कोर्स से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक साइलेंट किलर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में टीबी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। आप ये आंकड़ा देखिए, 2020 में टीबी केसेस में जो फर्टिलिटी रेशियो है वो 20% है और 2019 में ये 7% थी। यानी टीबी केसेस में जो फर्टिलिटी रेशियो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। 2010 से 13 के बीच में एक जॉइंट रिपोर्ट आई थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की। इन्होंने कहा था, इस रिपोर्ट में कहा गया था टीबी जो है वो हमारे देश में महिलाओं की डेथ का 5वां लीडिंग काज है। 30 से 69 ईयर्स के बीच 5% जो फर्टिलिटीज होती हैं वो टीबी की वजह से होती हैं। टीबी की कॉस्ट देखो महिलाओं को ज्यादा इसलिए चुकानी पड़ती है क्योंकि बहुत बार महिलाएं छुपा के रखती हैं, सीरियसली नहीं लेती जब टीबी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे शादी से पहले हो गया तो उनको लगता है कि छुपा के रखना सही है, क्योंकि अगर पता लग गया सोसाइटी को तो फिर एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, मैरिज के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। दूसरा, महिलाएं जो हैं उनमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा दिक्कत है और माल न्यूट्रिशन की समस्या हो तो टीबी की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है टीबी के सिम्टम्स दिखने पर फैमिली उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती और चूंकि पैट्रियार्की के कारण महिलाएं घर से कम बाहर निकलती हैं तो वो अपने आप से डॉक्टर के पास जाती नहीं हैं, तो इस वजह से टीबी जो है वो बढ़ता जाता है। सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं? देखो सरकार के जो स्टेप्स हैं ना वो इतने ज़्यादा ठोस स्टेप तो नहीं है, लेकिन जो हैं वो देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल टीबी डिवीजन ने एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ए जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच टू टीबी डेवलप किया है। डॉक्यूमेंट ने ये संज्ञान में लिया है कि महिलाओं के द्वारा टीबी की ट्रीटमेंट को एक्सेस करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं,
और इस नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच टू टीबी में एक्शनेबल सॉल्यूशन प्रेजेंट किए गए हैं कि क्या किया जाए जिससे महिलाएं जो हैं वो आसानी से टीबी की ट्रीटमेंट को एक्सेस कर सकें। जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी आई थी 2 दिसंबर 2021 में। इस पॉलिसी में स्पेशली बताया गया था क्या इंटरवेंशन किया जा सकता है महिलाओं में टीबी की समस्या को एड्रेस करने के लिए। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की बात कही थी, जैसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए महिलाओं को और बच्चों को, टीबी सर्विसेज डोर स्टेप प्रोवाइड की जाए घर पर ही, घर के दरवाजे पर, और खास करके वीकर बैकग्राउंड की जो महिलाएं हैं ना उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये फर्दर कुछ सजेशंस हैं। हाईलाइट द इशू एट द रेलेवेंट फॉर्म। जो देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना उनकी काफ़ी फॉलोइंग होती है, उनकी बात सुनी जाती है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को साथ आना चाहिए, रेलेवेंट फोरम पर आके उन्हें टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जब भी सिम्टम्स दिखें वो लोकल क्लिनिक से संपर्क करें। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथन काउंसलिंग नेटवर्क। हमें देखो वुमेन पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए ना काउंसलिंग नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। पेशेंट चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, जहां पर भी जाएं वहां पर अच्छे से काउंसलिंग प्राप्त कर सके, ऐसा हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि पेशेंट की फैमिली को पता लगे कि इलाज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समय पे आपने इलाज ना करवाया तो ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद न्यूट्रिशनल नीड्स का पॉइंट है। हमें देखो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि महिलाओं की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है ना वो समय पर पूरा हो। जैसे अंडर न्यूट्रिशन की समस्या होती है तो ये टीबी के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छी चीज़ ये है सरकार ने टीबी पेशेंट्स की डाइट की पूर्ति करने के लिए 500 रुपये सरकार देती है। ये देखो मंथली बेनिफिट ऑफ 500 टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, ताकि उनकी जो डाइट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। योजना का नाम है निक्षय पोषण योजना। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे 2020 में। एडिशनली देखो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की सहायता से भी महिलाओं में जो न्यूट्रिशन की दिक्कतें हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। जैसे पीडीएस सिस्टम जो है इसको लिंक किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो रेलेवेंट स्कीम्स हैं उनके साथ में। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको पीडीएस के थ्रू कुछ प्रोटीन रिच डाइट मिले। ये सब काम करने जरूरी हैं। और दूसरा देखो अवेयरनेस तो टीबी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो ओवरऑल इससे फ़ायदा होगा। तो ये सारे स्टेप लेने की आवश्यकता है ताकि टीबी का महिलाओं पे ऊपर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसे रिड्यूस किया जा सके। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।